हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 9 में इस डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के सीरीज में हमने प्रथम प्रश्न पत्र में प्रश्न नंबर 25 तक अति लघुत्तरी प्रश्नों को पढ़ा था। आज के इस लेक्चर नंबर 10 में हम लोग आगे से जो भी सेकंड सेमेस्टर में प्रथम प्रश्न पत्र में जो भी प्रश्न बनते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। तो जो भी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब, ऑल वाले बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम से जुड़ के वहाँ से आप लोग हर एक क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ इस क्लास को शेयर कर दें और जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उनको भी इन्फॉर्म करके ये शेयर कर दें। यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर पूरा पढ़ा दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 26, बालकों को बाल देव भाव की संज्ञा किसने दी? बालकों को बाल देव भाव की संज्ञा किसने दी थी? तो गीजू भाई वधेका ने क्या दिया था? बालकों को बाल देव भाव की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 27, मांटेसरी की शिक्षण विधि कितने भागों में विभाजित है? तो मांटेसरी, मारिया मांटेसरी की जो शिक्षण विधि है कितने भागों में विभाजित है? तो आपका देखिए यहाँ पे कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा। ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ये 5 सेंसरी ऑर्गन ज्ञानेंद्रियां हो गई। पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा। ठीक है, कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा, ये मांटेसरी की शिक्षण पद्धति से कितने भागों में विभाजित है वो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। जो ये सीरीज चल रहा है, राजन सीरीज और पवन सीरीज का जो क्वेश्चन है, ये आपको इससे बाहर द्वितीय सेमेस्टर में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 28, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो 4 अगस्त 2009 को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार हुआ आपका। कब पारित हुआ अधिनियम? 4 अगस्त 2009 को। नेक्स्ट प्रश्न 29 देखेंगे, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो जनसंख्या नीति से तात्पर्य है आर्थिक, सामाजिक, जननांकिकी, राजनीतिक आधार पर प्राप्त करने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जो कार्यक्रम बनाए गए हैं उनका मापन करना। ये आपको क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। जो भी द्वितीय सेमेस्टर वाले हैं अपने क्लासमेट, प्रशिक्षुओं, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन के व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को, हमारे चैनल को शेयर कर दें। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मिलता है। प्रश्न नंबर 30, जल प्रदूषण दूर करने के 2 उपाय लिखिए। देखिए यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाता है एकदम सेकेंड सेमेस्टर को फोकस करके ही पढ़ाया जाएगा। कुछ भी फालतू चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएगी, एकदम इससे बाहर नहीं आने वाला है, आपको मैं बता दूं। इसीलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। जल प्रदूषण रोकने के उपाय निम्नलिखित हैं। शहर तथा गांव की नलियों में बहने वाले हानिकारक गंदे पदार्थों को नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, गांव हो चाहे शहर में जो भी कचरा है, कारखाने से जो भी कचरा निकलता है या जो भी फैक्ट्रियाँ हैं या घरों से, तो जो भी हानिकारक या गंदे पदार्थ हैं उनको नदी में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि नदी का पानी क्या होगा? जल दूषित होगा। इसीलिए जल प्रदूषण से रोकना चाहिए। नदियों के निकट गंदे बर्तन तथा मरीजों के कपड़े नहीं धोने चाहिए। देखिए, गंदे बर्तन धोएंगे कुछ हद तक नहीं जल प्रदूषण करेगा, लेकिन जो मरीजों के कपड़े हैं बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस रहेंगे, उससे जल दूषित होता है। तो जल प्रदूषण को रोकना है ये सब करके। नदियों में मृत पशुओं के बहाने पर रोक लगा देनी चाहिए। ठीक है, मृत पशु आजकल नदियों में फेंका जाता है। जो मृत शव वगैरह होती है नदियों में नहीं फेंकना चाहिए, उससे जल प्रदूषण होता है। नदी तथा तालाबों में पशुओं को नहलाने और वाहनों को धोने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ठीक है, नदी और तालाबों में पशुओं को नहलाने और वाहनों को धोने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जल को दूषित होने से बचाना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है जल ही जीवन है। प्रश्न नंबर 31, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? जो आपका वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा प्रथम प्रश्न पत्र, ये जो आपका द्वितीय सेमेस्टर में है, इसमें आप लोग जो शिक्षा है, प्रथम पेपर क्या है? एजुकेशन है। ठीक है, तो इससे एजुकेशन से रिलेटेड ही बहुविकल्पी हो, चाहे अति लघुत्तरी हो, चाहे लघुत्तरी हो। ठीक है, ये जो भी प्रश्न है वो सब क्या हो जाएंगे आपके, उसी से पूछे जाएंगे, शिक्षा से रिलेटेड। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? वर्ष 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। देखिए, 1-2 प्रश्न तो ऐसे ही आ जाते हैं, जल संरक्षण, जल संचयन, पर्यावरण संरक्षण, ये सब रहता है ऐसे ऐसे सब सिलेबस में। आप लोग सिलेबस देखेंगे, सिलेबस हमने बता दिया है। अगर आपको सिलेबस वाला वीडियो चाहिए
तो उसका भी लिंक हम दे देंगे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वैश्विक तापन से आप क्या समझते हैं? वैश्विक तापन क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग। संक्षिप्त में समझाइए, अथवा भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं? तो वैश्विक तापन क्या हो जाएगा? जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है उसी को कहेंगे। तो चलिए, भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं? सामान्यतः भूमंडलीय ताप वृद्धि का आशय पृथ्वी के ताप में क्रमशः आने वाली वृद्धि से है। यानी कि पृथ्वी पर जो तापमान दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि पेड़ पौधे कट रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं निकल रहा है उतना पर्याप्त मात्रा में, और सूर्य का रोशनी क्या हो रहा है? डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेस जो होती हैं, यूवी रेस, वो हानिकारक होती हैं और हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर क्या कर रही हैं? अल्ट्रावायलेट रेस जो होती हैं वो हमारे पृथ्वी से बाहर नहीं जा पा रही हैं, इसी में ही रह रही हैं, जिससे हमारा क्या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बालिका शिक्षा की दो प्रमुख समस्याएं लिखिए। तो बालिका शिक्षा की दो प्रमुख समस्याएं क्या हैं? शैक्षिक अवसरों की समानता की समस्या। ठीक है, सब लोग बालिका को बालिका को पढ़ाने में क्या क्या समस्याएं आती हैं? तो शैक्षिक अवसरों की समानता की समस्या, यानी कि बालक पढ़ेंगे बालिका नहीं पढ़ेंगे, बहुत लोगों का ऐसा भी रूढ़िवादी विचारधारा है। तो यह क्या है? शैक्षिक अवसरों की समानता की समस्या है कि नहीं है? सबको समान रूप से शैक्षणिक प्राप्त करने के लिए अवसर समान नहीं मिल रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? बालिका शिक्षा का एक समस्या है। प्रमुख समस्या क्या है? शैक्षिक अवसरों की समानता है, नहीं है। कन्याओं की शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण का अभाव है। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं लड़की होकर पढ़ना क्या है, ये सारी चीजें रूढ़िवादी विचारधारा नहीं रखना है, सबको समान शिक्षा देना है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34 देखिए। प्रश्न नंबर 34 क्या है? किन्हीं चार मानवीय मूल्यों का उल्लेख कीजिए। तो चार मानवीय मूल्य में देखिए, पहला सच्चाई होना चाहिए इंसान के अंदर, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए और दया भाव उसके अंदर होनी चाहिए। तो अभी वो उसका रोबोट और ह्यूमन में क्या अंतर है? क्योंकि ह्यूमन में दया भाव है, सच्चाई है, सत्यनिष्ठा है और उत्तरदायित्व की भावना है, इसीलिए मनुष्य रोबोट से अलग है। तो चार मानवीय मूल्य ही हो गया ना आपके, सच्चाई हो गया, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना और दया भाव। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे स्क्रीन के सामने, प्रश्न नंबर 35। फ्राबेल द्वारा किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया गया? तो फ्राबेल क्या है? किंडरगार्टन पद्धति, केजी पद्धति। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? तो टैगोर को सत्यम शिवम अद्वैत की धारणा में विश्वास था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को किसमें विश्वास था? उनका क्या मानना था? उनका ये मानना था कि सत्यम होना चाहिए, सत्य की जीत होनी चाहिए, और शिव ही सुंदर है, और अद्वैत की धारणा में विश्वास था। और उन्होंने ईश्वर को सर्वोच्च मानव, सुप्रीम मैन मानी, वे अद्वैतवादी थे। सबसे मेन क्या है? जो टैगोर थे उनका जो फिलॉसफी था, सत्यम, शिवम और अद्वैतवाद, ये तीन चीजें आपका इंपॉर्टेंट है। टैगोर के फिलॉसफी के बारे में पूछता है कि टैगोर किस दर्शन शास्त्री के थे? तो सत्यम, शिवम और अद्वैतवादी थे। और ईश्वर को क्या मानते थे? सुप्रीम मैन मानते थे, सर्वोच्च मानव मानते थे ईश्वर को। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 37। फ्राबेल की किन्हीं दो प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो फ्राबेल की प्रमुख रचना क्या है? एजुकेशन ऑफ मैन, तथा दूसरी प्रमुख रचना क्या है? मदर एंड प्ले सॉन्ग। तो आपका क्या हो गया? फ्राबेल का जो किंडरगार्टन पद्धति के जो जन्मदाता थे उनका दो रचना, पहला एजुकेशन ऑफ मैन, दूसरा मदर एंड प्ले सॉन्ग्स। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 38। जनसंख्या शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखिए अथवा जनसंख्या शिक्षा को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, जनसंख्या शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा, यानी कि जनसंख्या दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, तो उसके लिए हमें क्या कम करने के लिए जो भी शिक्षा अपनाई जाएगी वही जनसंख्या शिक्षा हो जाएगी। जनसंख्या को कैसे नियंत्रित करना है? तो जनसंख्या शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए, शिक्षा, ये हम लोग का पेपर ही शिक्षा है, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। तो देखिए, जनसंख्या में बस ये नहीं पूछा है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण, ये पूछा है जनसंख्या शिक्षा। देखिए, शिक्षा शब्द जोड़ दिया है। तो जनसंख्या शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना है, जनसंख्या एवं शिक्षा, अर्थात जिस शिक्षा में जनसंख्या का ज्ञान निहित होता है, यानी कि ऐसी शिक्षा दी जाए जिसमें क्या हो? जनसंख्या से रिलेटेड जानकारी दिया जाए। ठीक है,
ज्ञान निहित होता है उसे जनसंख्या शिक्षा कहते हैं। यानी जनसंख्या शिक्षा क्या है? ऐसी शिक्षा जिसमें जनसंख्या का ज्ञान निहित हो उसे जनसंख्या शिक्षा कहते हैं। और जनसंख्या शिक्षा को समझने हेतु इसकी परिभाषा को समझना अत्यंत आवश्यक है, जो निम्नलिखित है। पहला क्या है जनसंख्या शिक्षा को समझने के लिए? राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के अनुसार, ठीक है। तो यह एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों विशेषकर छात्र छात्राओं को विश्व के परिप्रेक्ष्य में देश प्रदेश तथा क्षेत्र की जनसंख्या स्थिति, जननांकिकी के प्रमुख तत्वों, जनसंख्या एवं पर्यावरण के पारस्परिक पारस्परिक संबंधों, जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक व सामाजिक विकासों इत्यादि की जानकारी दी जा सकती है। ये आपका क्या हो गया? जनसंख्या की शिक्षा को समझने के लिए परिभाषा के लिए जो राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश है उसने ये परिभाषा दिया है। आपको पता है हमारा राज्य उत्तर प्रदेश है। तो अब देखिए हमने क्या पढ़ लिया, राज्य उत्तर प्रदेश के अनुसार जो क्या बोलते हैं राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के अनुसार हमने जनसंख्या शिक्षा को समझने के लिए परिभाषा पढ़ लिया। अब दूसरा यूनेस्को, यूनेस्को जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक क्या है अंग है यूनेस्को। तो यूनेस्को के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यूनेस्को के अनुसार इसने क्या कहा है जनसंख्या शिक्षा से रिलेटेड चीजें। देखिए जनसंख्या शिक्षा को संख्यात्मक पहलू के रूप में अथवा अधिक महत्वपूर्ण संस्थाओं के निबंध के रूप में ही नहीं जानना चाहिए कि इतने करोड़ जनसंख्या है, इतने अरब जनसंख्या है। बस संख्यात्मक ज्ञान नहीं रखना है कि जनसंख्या इतनी है, बल्कि या बस निबंध कोई संस्था क्या हो गया लेक्चर दे दिया हो गया। इसे जनसंख्या के गुणात्मक पक्ष, बस आपको जनसंख्या के मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव अप्रोच नहीं रखना है। मात्रात्मक मतलब क्या हो जाएगा क्वांटिटेटिव, यानी कि बस क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना है। यानी कि आपको क्या करना है क्वालिटेटिव, यानी कि क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, इसका क्या आयाम है बढ़ने के, ये आपका क्या जाएगा गुणात्मक पक्ष में आएगा। एवं मानव स्रोत विकास के संबंध में जानना चाहिए, ये यूनेस्को कहता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि जनसंख्या शिक्षा का अर्थ वर्तमान तथा भावी परिवार के कल्याण, ठीक है। जनसंख्या शिक्षा का क्या अर्थ हुआ? वर्तमान में जितने भी लोग रहे हैं या भावी परिवार जो भी आने वाली नई पीढ़ी है के कल्याण के लिए। आर्थिक संपन्नता, ज्यादा जनसंख्या रहेगी तो बेरोजगारी ज्यादा रहेगी, ज्यादा अपराध होंगे, ठीक है, ज्यादा संसाधन हमारे देश का खर्च होगा, ठीक है, ज्यादा पैसे खर्च होंगे, ज्यादा मतलब हर एक चीज को ज्यादा करना पड़ेगा। तथा राष्ट्रीय जीवन स्तर को ऊंचा, यानी कि ज्यादा जनसंख्या रहेगा तो क्या होगा ज्यादा लोग गरीब ज्यादा लोग अमीर, ठीक है, एक समाज में क्या होगी खाई उत्पन्न होगी। तो राष्ट्रीय जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायता करता है, यानी कि हर एक को जनसंख्या कम रहेगी, कम लोग रहेंगे, लिमिटेड सोर्स तब हो जाएंगे तो सब लोग क्या होंगे सबको अपना अच्छा जीवन स्तर, अच्छा रोटी कपड़ा मकान मिलेगा। कहने का एक वर्ड में यही है कि जनसंख्या शिक्षा इसलिए जरूरी है क्योंकि सबको रोटी कपड़ा मकान मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, प्रश्न नंबर 39 देखेंगे। प्रश्न नंबर 39 क्या है? दूरस्थ शिक्षा की दो विशेषताएं लिखिए। दूरस्थ शिक्षा, आपको पता है शिक्षा मुख्यतः दो प्रकार का ही होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। तो अनौपचारिक के अंतर्गत आपका दूरस्थ शिक्षा आता है। तो दूरस्थ शिक्षा की दो विशेषताएं, यानी कि दूर रहकर ली जाने वाली शिक्षा या दूर रहकर दी जाने वाली शिक्षा, ठीक है, पढ़ने या पढ़ाने वाले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं दूरस्थ शिक्षा। यह पद्धति आमने सामने बैठकर अध्ययन करने से सर्वथा भिन्न है। पहले ही इसका मेन हेडिंग क्या होगा? यह पद्धति आमने सामने बैठकर अध्ययन करने से सर्वथा भिन्न है, यानी कि सभी हमेशा भिन्न ही है। इस पद्धति में स्व अध्ययन सेल्फ स्टडी पर अधिक बल दिया जाता है। आजकल ऑनलाइन स्टडी का ही माध्यम है, वही दूरस्थ शिक्षा मान लेंगे, ठीक है। दूरस्थ शिक्षा ऑनलाइन स्टडी को अपने दिमाग में रखेंगे कि ऑनलाइन स्टडी क्या है, दूरस्थ शिक्षा है, जिसमें आमने सामने बैठ के नहीं पढ़ा जाता है और इसमें स्वयं हम लोग और आप मोबाइल लेके कॉपी पेन लेके लिखते हैं और मोबाइल से लिखते हैं। तो सेल्फ स्टडी ही हुआ एक तरह से, मोबाइल क्या हो गया बुक हो गया, और पेन कॉपी हमारा पेन कॉपी, तो उस पर हम लोग लिख रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा सेल्फ स्टडी के तौर पर हो जाएगा। दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत छात्र एवं अध्यापक के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए रेडियो, दूरदर्शन, वीसीआर, सीडी प्लेयर,
कंप्यूटर, इंटरनेट इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं हो जाएंगी। वीसीआर हो गया, सीडी हो गया, प्लेयर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, ये सारी चीज़ क्या है, दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40 देखेंगे। अति लघु उत्तर प्रश्नों की इस सीरीज में हमने 2 वीडियो में 40 प्रश्नों को पढ़ लिया है। अगर आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको गारंटी है आपका एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आने वाला है सेकंड सेमेस्टर में। तो इसीलिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, वीडियो पसंद है तो कर दीजिए, नहीं आए तो मत करिए, ठीक है। और आपको लगता है कि आपका तैयारी यहाँ से होता है तो हमारे चैनल को शेयर जरूर कर दें। आपका इच्छा। अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। अनौपचारिक शिक्षा जीवन से संबंधित वे अनुभव हैं। देखिए, शिक्षा 2 प्रकार का होता है, एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक, यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल, यानी कि कक्षा के वातावरण से जो हम लोग शिक्षा लेते हैं। जैसे आप जाते हैं, कोई बड़े बुजुर्ग आपको कुछ शिक्षा दे दिए, कुछ संस्थाएं, कुछ एनजीओ, कुछ आपके राह चलते कुछ राहगीर आपको शिक्षा दे देते हैं, कुछ जीवन सिखा देती है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, अनौपचारिक शिक्षा। कहने का मतलब ये है, जब आप अनुभव द्वारा सीखते हैं, करके सीखते हैं, तो ये आपका अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आएगा। वे अनुभव हैं जिन्हें हम बिना किसी व्यवस्थित प्रयास, ये नहीं कि हम डेली कॉलेज जाएंगे, स्कूल जाएंगे, वहाँ बैठेंगे क्लासरूम में 8 घंटे पढ़ेंगे, पार्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। ये व्यवस्थित देखिए, बिना किसी व्यवस्थित प्रयास, संस्था, बिना किसी संस्था एवं साधन के स्वाभाविक स्थिति से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवन से संबंधित होती है, यानी कि जीवन में अनुभव, जितना अनुभव से अगर आपके अंदर अनुभव आ रहा है तो वो अनौपचारिक शिक्षा की ही देन है। यह शिक्षा स्वाभाविक रूप से होती है। इसकी न तो कोई निश्चित योजना होती है और न ही कोई निश्चित नियमावली होती थी। यह बालक के आचरण का रूपांतरण करते हैं, परंतु रूपांतरण की प्रक्रिया अज्ञात, अप्रत्यक्ष और अनौपचारिक होते हैं। ये आपका अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 41 देखिए। बौद्धकालीन शिक्षा की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, बौद्धकालीन शिक्षा की 2 विशेषता हम लोग लिखते हैं। पहला क्या हो जाएगा, संघ हो जाएगा। तो संघ बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। संघ जो क्या थे, बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। इस समय क्या है, हम लोग के आधुनिक भारत में शिक्षा के केंद्र क्या है, विद्यालय हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं। ये क्या है, बौद्ध शिक्षा के उस समय संघ को क्या कहते थे, बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। संघ में प्रविष्ट यानी कि प्रवेश लेने होने पर मनुष्य श्रमण बन जाता था। श्रमण के अलावा संघों में और किसी को शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती थी। संघ में प्रवेश लेने के विशेष नियम थे। संघ में प्रविष्ट होने को प्रवज्जा कहते थे, यानी कि जो बौद्धकालीन शिक्षा होती थी उसमें जो बौद्ध भिक्षु थे या कोई भी अगर बौद्ध धर्म को अपना के वहां पे शिक्षा लेना चाहता था तो वो संघ में जाता था, और उस संघ में जाते ही, प्रवेश लेते ही उसे हम लोग श्रमण मान लिया जाता था, श्रमण, ठीक है। उसके बाद उसको, अगर उसके अलावा कोई और जाता था श्रमण के बिना प्रवेश लिए, आप श्रमण श्रमण नहीं बन सकते। अगर आप श्रमण नहीं बने हैं तो आपको बौद्ध जो शिक्षा का केंद्र संघ था उसमें आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, शिक्षा भी नहीं मिलेगा। तो संघ में प्रवेश लेने के कुछ नियम थे, ठीक है। और संघ में प्रविष्ट होने को हम लोग क्या कहते थे, प्रवज्जा कहते थे। इसका अर्थ है बाहर जाना, ठीक है। संघ में प्रवेश लेने का मतलब क्या हो गया, प्रवज्जा, और उसको क्या, उसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, बाहर जाना। अर्थात भावी भिक्षु परिवार से बिलग, जो भी भिक्षु बौद्ध भिक्षु थे, भावी भिक्षु क्यों कहा गया है, क्योंकि वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो संघ में जाएंगे पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनके मानस पटल पे क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं उनके मानस पटल पर बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीजें ज्यादा उनके आत्मसात हो जाएंगी। तो भावी बौद्ध भिक्षु हो जाएंगे और परिवार से क्या होंगे, अलग हो जाएंगे, विलग होकर बाहर आकर बौद्ध संघ में मिल रहा है। उसकी आयु 8 से 12 वर्ष के मध्य होती थी। तो जो भी प्रवज्जा में जाता था उसकी आयु कितनी होती थी, 8 से 12 साल की होती थी। यानी कि प्राथमिक विद्यालय में जो प्रवेश की अवस्था होती है 6 से 12 वर्ष, ठीक है। तो 6 वर्ष होती है, तो वही आपका हो गया। उसमें क्या था, बौद्धकालीन शिक्षा में 8 से 12 वर्ष के मध्य होती थी, यानी कि बाल्यावस्था यहाँ पे ज्यादा था। 20 वर्ष की आयु में उपसंपदा संस्कार होता था, यानी कि जब आप 8 से 12 वर्ष के थे तो प्रवज्जा संस्कार होता था बौद्ध धर्म में। 8 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए प्रवज्जा संस्कार। ज्यों
वो 12 से 20 के बीच में, 20 वर्ष की आयु में क्या होता था, उपसंपदा संस्कार होता था। इसके फलस्वरूप भिक्षु संघ का पूर्ण रूपेण सदस्य बन जाता था। कहने का मतलब यह है कि जो बौद्धकालीन शिक्षा था जो बौद्धकालीन शिक्षा था वो क्या था, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बौद्धकालीन शिक्षा था, पहला क्या था, वो बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र संघ था, और संघ में जाते ही वो क्या बन जाता था, श्रमण। अगर वो आप श्रमण नहीं है तो आपको शिक्षा नहीं दिया जाता था। ठीक है, और जब आप श्रमण बन जाते थे तो आपको शिक्षा दिया जाता था, और 6 से 12 वर्ष के बीच में ही आपको शिक्षा दी जाती थी उसमें, संघ में। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते थे, प्रवज्जा कहते थे। क्या कहते थे, प्रवज्जा कहते थे, प्रवज्जा संस्कार। ठीक है, अगर आप बहुत भावी भिक्षु बनने के लिए क्या होना पड़ता था, परिवार से अलग भी रहना पड़ता था, और 6 से 12 वर्ष की आयु होनी पड़ती थी। दूसरी कंडीशन क्या थी बौद्धकालीन शिक्षा की, कि आप जब 20 वर्ष के हो जाएंगे तो आपका क्या होगा, उपसंपदा संस्कार होगा। 20 वर्ष के होंगे तो उपसंपदा संस्कार होगा। ठीक है, और जब ये आप प्रवज्जा संस्कार और उपसंपदा संस्कार दोनों को पार कर लेते हैं तो आप बौद्ध धर्म के जो भिक्षु होते हैं, भिक्षु संघ, ठीक है, जिस प्रकार आप लोग विद्यालय के अपने क्या बन जाते हैं, अभ्यर्थी बन जाते हैं, उसी प्रकार बौद्ध धर्म में जो विद्यालय हुआ करता था, संघ विद्यालय का केंद्र हुआ करता था, शिक्षा का केंद्र, तो आप संघ के क्या हो जाते थे, कंप्लीटली पूर्ण रूपेण, यानी कि ऑल एस्पेक्ट सभी रूप से क्या होते थे, सदस्य बन जाते थे। ये आपका संघ हो जाएगा बौद्धकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषता में पहला मेन इंपॉर्टेंट यही है, ये नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। दूसरा दूसरा क्या है, गुरु और शिष्य संबंध। ठीक है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या रिलेशन था बौद्धकालीन शिक्षा में, तो गुरु एवं शिष्यों के बीच बड़े घनिष्ठ एवं मधुर संबंध हुआ करते थे। तो बौद्ध धर्म में जब शिक्षा लेते थे तो गुरु और शिष्य के बीच में बहुत अच्छा संबंध हुआ करते थे। दोनों का जीवन सादा था तथा निकट का होता था। गुरु शिष्यों की शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक आवश्यकताओं के अनुसार उनका विकास करता था। इस युग में गुरु शिष्य का मठ से निष्कासन कर सकता था। ठीक है, गुरु यानी कि क्या था, शिक्षक केंद्रित था उस टाइम बौद्ध धर्म में। बौद्धकालीन शिक्षा क्या था, शिक्षक केंद्रित था। ठीक है, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन था, शिक्षक केंद्रित शिक्षा था। जब चाहे तब स्टूडेंट को मठ से बाहर निकाल सकता था। जब गुरु यह पाता है कि कोई शिष्य पर्याप्त मात्रा में उसे सम्मान नहीं दे रहा है या अपने अध्ययन के प्रति जागरूक नहीं है तो वह उसका निष्कासन कर दिया करता था। यदि कोई गुरु किन्हीं कारणों से संघ से बाहर हो जाता था तो उसके शिष्यों को भी संघ से बाहर ले जाना पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 42 देखेंगे। आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तकों के नाम लिखिए। तो आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक क्या थे, सुकरात, सुकरात के शिष्य प्लेटो, उसके बाद डेकार्ट, उसके बाद स्पिनोजा और हीगल। ये क्या हो जाएंगे, आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 क्या है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम लिखिए। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में सन 1863 में हुआ था। इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त था, और इनका जन्म 1863 में कलकत्ता में हुआ था। प्रश्न नंबर 44 देखिए, टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की। तो टैगोर ने सन 1990 में बोलपुर में शांति निकेतन की स्थापना की थी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 क्या है, जनसंख्या शिक्षा के मुख्य लक्ष्य बताइए। तो जनसंख्या शिक्षा के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं। आर्थिक प्रगति एवं स्वास्थ्य शिक्षा, आवास, आहार एवं जीवन की अन्य आवश्यकताओं के उच्च स्तर की उपलब्धि सहित जीवन की वर्तमान और भावी गुणवत्ता के लिए जनसंख्या की विशेषताओं के महत्व की अनुभूति करना। यानी कि जनसंख्या शिक्षा का क्या लक्ष्य होना चाहिए, लोगों को क्यों जनसंख्या के बारे में शिक्षित करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर क्या हो और हमारे देश में क्या हो, आर्थिक प्रगति हो,
जब जनसंख्या कम रहेगी तो कम संसाधनों का उपभोग होगा, यानी कि हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी, आर्थिक प्रगति होगी। स्वास्थ्य शिक्षा, कम लोग रहेंगे, अधिकतर मेडिकल सुविधाएं होंगी, अच्छी दवाएं होंगी, अच्छे डॉक्टर होंगे, और एक डॉक्टर बहुत से लोगों को देख सकेंगे। ये सारी चीजें होंगी। स्वास्थ्य शिक्षा में वृद्धि होगा। आवास, कम लोग रहेंगे तो कम आवास लगेगा। कहने का मतलब ये है, मतलब भीड़ नहीं रहेगी। और परिवार, कहने का मतलब है कि कम लोग रहेंगे तो एक घर में तो कम आवासों की संख्या होगी। आहार एवं, कम लोग रहेंगे तो अच्छे और पौष्टिक आहार लेंगे, और जीवन की अन्य आवश्यकताओं के उच्च स्तर, यानी कि हाई लेवल, यानी कि हाई फाई में क्या करेंगे, अपने जीवन को गुजारेंगे। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, छोटे परिवार को, जिसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य को उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने की अधिक संभावना रहती है, प्रशंसात्मक दृष्टि से देखना। ये क्या हो जाएगी, छोटे परिवार। तो जो भी छोटे परिवार में अगर जनसंख्या की मुख्य लक्ष्य क्या होनी चाहिए, जनसंख्या शिक्षा की। जब जब कम जनसंख्या रहेगी तो क्या होगा, छोटा परिवार होगा, और उसमें प्रत्येक सदस्य क्या करेंगे, अपना जीवन स्तर अच्छे से बिता पाएंगे। रोटी कपड़ा मकान उनकी अच्छे से पूर्ति हो पाएगी। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ उनकी अच्छी होगी, और उनको क्या ये देखा जाएगा, प्रशंसात्मक दृष्टि से देखा जाएगा। इस प्रकार हमने वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में प्रश्न नंबर 45 तक पढ़ लिया है। 45 प्रश्नों को प्रैक्टिस कर लिया है, समझ लिया है, याद कर लिया है। सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ इस क्लास को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर नहीं आए तो मत करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।